आफ्टरनून। हम्म। है जी। गुड। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड ऑनलाइन। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम पता है क्या? करंट अफेयर्स तो एक ब्रॉडर हो गया ना, लाइक सेक्शन। सो उस करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक रेलेवेंट है। वो टॉपिक रेलेवेंट क्यों है? वो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। नंबर वन, कोई पुराना कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये कंसर्न बन चुका है सारे वर्ल्ड के लिए। क्यों कंसर्न बन चुका है? कि नो मैटर हाउ मच मेडिकल साइंसेज आर डेवलपिंग, जितना मर्जी वो डेवलप करते जाएं, फिर भी डेली उनको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ तो नेचुरल है वो चैलेंजेस फेस करना, और कुछ क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमारी गलतियों के कारण, बिकॉज ऑफ हमारी ग्रीड के कारण। उन्हीं में से एक ऐसा चैलेंज है विच इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। व्हाट इट इज? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, किसी को भी कुछ इसके बारे में पता तो यू कैन शेयर योर इनसाइट्स विद मी, फिर मैं तो आपको वन बाय वन आगे बताता जाऊंगा व्हाट इट इज, ये क्या चीज है, क्या नई चीज है। एंड फॉर ऑनलाइन, अगर आप कंफर्टेबल हो बात करने में, देन वी कैन टॉक, आई कैन अलाउ यू टू टॉक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। हाँ जी, बताइए। सो इफ यू फील लाइक कि सर हमें बोलना अलाउ कर दीजिए, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन ऑफ यू गाइस। फिर ही फायदा है, फिर ही मजा है, फिर ही आपको चीजें समझ आएंगी अच्छे से। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे मेरे को? अगर टेस्ट में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि उसका असर होना बंद हो जाता है, उसके लिए भी न्यू मेडिसिन वगैरह करनी अच्छा, शी सेइंग के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस में क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एक्सेस से गलत तरीके ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन। चलो एक एक और क्वेश्चन इसी के आगे फेंकता हूं मैं आपको। दैट इज कि अगर हम एक्सेस में बिना प्रिस्क्रिप्शन के या गलत ढंग से ना खाएं, फिर क्या रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी? कोई फिर भी होगी। होगी। सो दैट इज वन फैक्टर के क्यों बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो रहे हैं। अब बैक्टीरियाज क्या हैं, कैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले ना, आई नीड टू एक्सप्लेन यू के हाउ थिंग्स वर्क। आपको पता है डिजीजेस, जो भी आपको बीमारियां लगती हैं, आपको कोल्ड तो सभी को होगा लाइफ में कभी ना कभी, खांसी सभी को ही होगी कभी ना कभी। तो क्या क्या चीज है जो खांसी लाती है, या क्या चीज है जो कॉमन कोल्ड लाता है? बताइए। खांसी की बात करते हैं तो खांसी क्यों आती है? अब मुझे ये ना कहना गला खराब हो जाता है सर इसलिए आती है। हाँ, वायरल इन्फेक्शन। देखो, खांसी इसलिए आएगी, आप एक चीज लेके चलते, सिर्फ खांसी की बात नहीं कर रहे, मतलब हम समझने के लिए खांसी की बात करें। सो कॉफ आपको क्यों आती है? बिकॉज आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पैथोजन अटैक करता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा जर्म अटैक करता है आपको। जर्म, ठीक है ना, जर्म तो समझते हैं हम सारे। कीटाणु समझ लेते हैं, ठीक है। कोई ना कोई कीटाणु आपको क्या करता है? अटैक करता है, कोई जर्म आपको अटैक करता है। अब जब वो जर्म ने आपको अटैक किया, उसके बाद क्या होता है? वो इन्फेक्शन कर देगा आपकी थ्रोट को, लेटर से।
ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, आपकी आंख में कुछ चला जाता है तो आंख का क्या रिस्पॉन्स होता है? आपकी आंख में कुछ चला गया तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सेंसेशन सी होने लग जाती है, क्या होती है? सेंसेशन होती है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, फिर आगे क्या होता है? जलन होती है, पानी लाल हो जाती है। आंख लाल हो जाती है, और क्या आता है? पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आंख को? आने दे, कोई बात वाली चीज अगर आ रही है अंदर, व्हाट इज रॉन्ग? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी के बॉडी का एक सिस्टम है। कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी को वो टॉलरेट नहीं करती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी उसको अटैक करती है तो उसका मैकेनिज्म क्या है? उसको पुश करने का कि भाई निकल, तू कौन है, कहां से आ गया, हम तो जानते नहीं तेरे को, वेरी फर्स्ट टाइम हम ये विटनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आंख में से क्या आना शुरू हो जाता है? पानी आना शुरू हो जाता है। दैट इज द मैकेनिज्म। अब ऐसे ही जब आपको कोई ना कोई जर्म अटैक करता है, जिसकी कैटेगरीज है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम ब्रॉडर कैटेगरीज में आज अगर बात करें, हम बैक्टीरिया की बात करें, और वायरस के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ठीक है? ये मैं बेस आपका तैयार कर रहा हूं ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको ये सारी चीज समझ आती। यहां तक समझे? तो फिर आपको क्या हुआ? कफ आनी शुरू होगी, कफ आपको आ रही है, उसके बाद आपको क्या लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। अब हुआ क्या? किसी ना किसी जर्म ने अटैक किया। अब वो जर्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो जर्म वायरस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, करेक्ट? अब आप क्या करोगे नेक्स्ट? आपकी बॉडी एक मैकेनिज्म साथ में ही शुरू कर देगी। वो मैकेनिज्म क्या होगा कि यार किसी जर्म ने अटैक किया हमें, अब हमें क्या करना है? हमें इसको बाहर निकालना। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जिसने अटैक किया हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। जिसने अटैक किया उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। और आपकी बॉडी उस एंटीजन से लड़ने के लिए क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एक मिलिट्री है, एक सोल्जर्स बैठे हैं जो सिर्फ बैठे हैं और देखते हैं कि कोई एनिमी तो नहीं आ रहा। जैसे कोई एनिमी आता है तो वो क्या हो जाते हैं? तगड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इम्यूनिटी। ये होती है इम्यूनिटी। हम बोलते हैं ना इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बोलते हैं विटामिन सी खाओ, ऑरेंजेस खाओ, अमरूद खाओ। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करता है? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। कोविड में सुना था ना आपने, लिम्सी नाम की गोलियां धड़ाधड़ लोग ले रहे थे, बट कोई इतना नहीं जानता था कि कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर एक्सेस में लोगे तो वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप जानना चाहते हो तो फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन है, बता सकता है कोई? ए डी ई के, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल है। बाकी सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब है कि यू हैव टू टेक दैट विद डाइट, जिसमें फैट्स होंगे तब जाके वो काम कर पाएंगे। वाटर सॉल्युबल है जो पानी में घुल जाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन एक्सेस में लोगे दे विल गो आउट थ्रू यूरिन। आई बात समझ? एनीवेज, सो विटामिन सी क्या करता है? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब ये इम्यून सिस्टम ही है। व्हाट इज दैट सिस्टम? कि अगर कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, कोई एंटीजन आ रहा है, तो उससे लड़ने की ताकत, लड़ने की क्षमता, ठीक है जी? दैट इज योर इम्यूनिटी। अब आपको फॉरेन बॉडी ने अटैक किया, वो बैक्टीरिया भी हो सकती है, वो वायरस भी हो सकती है। यहां तक किसी को ना क्लियर हुआ तो मुझको पूछ सकता है। एनीथिंग? हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको, आपने देखा कि मुझे खांसी हो गई है। अब खांसी के बाद आप क्या करोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? आपको बुखार भी हो गया, लेट अस से, मेडिसिन लेने जाओगे, इसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब 2-4 दिन हो गए मेरे ना गले में खारिश शुरू हुई थी, उसके बाद अगले दिन खांसी आनी शुरू होगी, मुझे लगा चलो वैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर मुझे फीवर भी हो गया, अब फिर मैंने डोलो भी खाई, फीवर उतर गया, लेकिन अब फिर और ज्यादा हो गया, अब बताओ क्या करूं? डॉक्टर क्या? ओके। फिर डॉक्टर क्या करेगा नेक्स्ट? अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वो पूछेगा कितने दिन हो गए, अगर 72 घंटे हो गए हैं तो उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा, नहीं तो तब तक क्या कहेगा? सिम्टम मैनेजमेंट करो। अब व्हाट इज द सिम्टम मैनेजमेंट? आपको क्या दी जाती है? बुखार हो रहा है तो क्या दिया गया? डोलो। कफ आ रही है तो क्या दे देगा? कफ सिरप। आपको क्या लगता है ये दवाई क्या कर रही है? आपको ठीक कर रही है? ये दवाई आपको ठीक कर रही है? बड़ी अमेजिंग बातें बता रहा हूं आपको, अगर किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है ये दवाई आपको ठीक कर रही है? इधर से यस और से नो, है कि नहीं? चुपचाप बैठने से तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। क्या लग रहा है, ठीक कर रही है आपको?
जी नहीं, वो ठीक नहीं करती है, वो आपके सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करती है। सिम्टम मैनेजमेंट का मतलब समझते हो? बुखार हो गया तो आपने वो गोली खाई, बुखार टेम्परेरीली उतर जाएगा, यू विल स्टार्ट टू फील गुड। खांसी को सप्रेस करने के लिए या एक्सेस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टोरेंट दे दिया जाएगा सिर्फ, तो वो क्या करेगा? आपकी खांसी को सप्रेस कर देगा या रेशा बाहर निकाल देगा, यही होता है। लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे उन मेडिसिन के साथ, याद रखिएगा। ठीक आप कैसे हो रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हुआ है। अब वो इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? वो जो पैथोजन या फिर एंटीजन या फिर बैक्टीरिया ने या फिर वायरस ने आपको अटैक किया था उसके साथ क्या कर रहा है? लड़ रहा है। अब जीतेगा कौन? इम्यून सिस्टम। जो स्ट्रांग होगा भाई, जरूरी नहीं है इम्यून सिस्टम, जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा। अगर तो बैक्टीरिया या वायरस या उसका लोड, मतलब आई मीन क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी जिसने अटैक किया और आपकी बॉडी नहीं जीत पाई, तो वो मर जाएगी। अदरवाइज आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करती है? फॉरेन बॉडी को भगा देती है, और उसके बाद थक हार के क्या होता है, वो अपनी वापस जगह पे आ जाते हैं और फिर वेट करते हैं कि अब नेक्स्ट कोई और तो नहीं आ रहा। अब जब भी अगर आप और मैं यहां लड़ना शुरू कर देंगे, व्हाट विल हैपन? लेट्स से मैं जतिन के साथ रेसलिंग करना शुरू कर दूं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? तो इसलिए आपको फीवर होता है, बिकॉज आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ रहा होता है किसके साथ? पैथोजेंस के साथ या फिर बैक्टीरिया या वायरस के साथ। समझे बात? इसीलिए फीवर होता है। सो फीवर इज एन इंडिकेशन कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी। फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, फीवर इज अ सिग्नल दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी। अब वो रॉन्ग क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? नोबडी नोज, नोबडी नोज अनलेस एंड अनटिल हम क्या करवाएं? ब्लड टेस्ट करवाएं, चेस्ट एक्सरे करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, आई मीन टू से दैट। क्लियर है यहां तक? तब आप डॉक्टर के पास गए, उसने 2 दिन के लिए सिम्टम मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिसिन दे दी, उसके बाद क्या होता है? आप फिर नहीं ठीक होते, फिर उसके बाद जाते हो, वो क्या करता है? टेस्ट करवा लेता है, उसमें भी कुछ नहीं आता, फिर वो क्या कहता है, ये 5 दिन ये मेडिसिन खा लेना, सुबह शाम देगा एक नई मेडिसिन। और वो नई मेडिसिन क्या है? एंटीबायोटिक्स। वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। वो कहेगा एंटीबायोटिक्स का कोर्स चला लेते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स क्या चीज है? एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो डिफरेंट तरीके से काम करती है। किसके ऊपर? पैथोजन के ऊपर, जर्म्स के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर काम करती है? बैक्टीरिया के ऊपर। तो वो क्या करेगी? बैक्टीरिया को मार देगी, खत्म कर देगी, उसकी डिवीजन को रोक देगी, कुछ भी करेगी। एंटीबायोटिक का काम है कि अगर आपको इंफेक्शन किसने दी है? बैक्टीरिया ने दी है, तब वो उसको क्या करती है? खत्म कर देती है। यहां तक क्लियर हुआ? प्रीटी मच। किसी को यहां तक भी दिक्कत है? ठीक है। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आपने एंटीबायोटिक खाई, एंटीबायोटिक खाने के 3 दिन बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आपको क्या प्रॉब्लम है? पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोबेबली जिस एंटीजन ने आपको अटैक किया, प्रोबेबली जिस एंटीजन ने आपको अटैक किया वो बैक्टीरिया था ही नहीं, वो बैक्टीरिया था ही नहीं, वो तो वायरस था। और एंटीबायोटिक्स किसके ऊपर काम करते हैं? बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करते हैं, वायरस के ऊपर काम नहीं करते। इसीलिए अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो वो कितने दिन बाद ठीक होता है? नो मैटर आप मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कितने दिन बाद ठीक होता है? 5 से 7 दिन लेता है वो। 3 चौथे दिन आपको आराम आना शुरू हो जाता है एंड 7 दिन बाद आप कंप्लीटली ठीक होते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप मेडिसिन लो या मेडिसिन ना लो। कभी किया ऑब्जर्व किसी ने? या कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे बोल दे कि सर मुझे इतना भयंकर कोल्ड हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे गोली दी, शाम तक मैं ठीक था। कोल्ड में है किसी का एक्सपीरियंस तो बता दो, मैं भी, मेरे लिए भी शायद नई लर्निंग होगी। होता है ऐसे? नहीं होता ऐसे। क्यों? क्योंकि बॉडी वायरस के साथ खुद लड़ती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? उसको हरा देता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको ऑटोमेटिकली हरा देता है और फिर बॉडी अपने आप में क्या फील करती है? गुड फील करती है। आई बात समझ? तो ये है मैकेनिज्म टू फाइट। अब आप कहोगे सर बैक्टीरियल इंफेक्शंस के साथ ही लड़ा जा सकता है, लड़ा जा सकता है, बट बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। कईयों के साथ छोटी मोटी इंफेक्शन के साथ लड़ लोगे, बैक्टीरिया गुड भी होते हैं। आपके गट में क्या है? गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। अब जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो यूजुअली आपका क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। देखा आपने? क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स कैन नॉट डिफरेंशिएट किसमें कि भाई ये गुड है या ये बैड है, उसने तो सभी को मार देना, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, उसने सभी को मार देना।
अंडरस्टूड और नॉट? सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए वी नीड एंटीबायोटिक्स, वायरल इन्फेक्शन को डील करने के लिए वी नीड एंटीवायरल्स। एंटीवायरल्स को इतने ज्यादा नहीं है, यहां तक बात समझ आई? अब एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस पे काम नहीं करते, तो अगर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसमें, वायरल इन्फेक्शंस में भी, तो व्हाट इज हैपनिंग, बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस पैदा होती है। क्या पैदा होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब पता क्या है? सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं, यू कम एंड स्लैप मी। जसमन आया, जसमन ने क्या किया, मुझे स्लैप की, और मैं क्या हुआ, मैं गिर गया, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं फिर उठ गया। जसमन फिर आया, इसने मुझे फिर स्लैप की, मैं थोड़ा सा हिल के सीधा हो गया। जसमन फिर आया, इसने फिर मुझे स्लैप मारी, अब क्या हुआ, मैं हिला भी नहीं। जसमन आया, इसने मुझे 5-7 बार मारा, मैं वैसे का वैसे। व्हाट इज दैट? रेजिस्टेंस पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? क्योंकि जसमन मेरे को पहले मार चुका था, मेरी बॉडी ने सीख लिया कि ऐसे जब थप्पड़ पड़ता है तो आपको ऐसे टैकल करना, तो मैं सीख लिया। तो बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं कि भाई ये दवाई आ गई है, इसको ऐसे टैकल करना। शुरू में तो मरेंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होते जाएंगे, रेजिस्टेंस पैदा होती जाएगी। सो रेजिस्टेंस पैदा होना क्या है, एक आम बात है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। कोविड आया, कोविड ने आप सबको तंग किया, अब कोविड नहीं है, कोविड है, लेकिन आपकी बॉडी क्या होगी है, कैपेबल होगी है उसको डील करने में। वैक्सीनेशंस कैसे काम करती हैं, वैक्सीनेशंस कैसे काम करती हैं बताइए? आपने डीपीटी सुना है? डीबीटी नहीं, डीपीटी, वैक्सीनेशन। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये वैक्सीनेशन का नाम है। मैंने, देखो आई मेक सो मेनी वीडियोस जो ब्लॉग्स के साथ सीधे रिलेटेड होती है ना। आई डोंट नो आप देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंद्रधनुष के ऊपर एक वीडियो बनाई है। आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं देखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, क्या है वो, इंद्रधनुष। उसमें वो क्या करती है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत महंगी है। कारण, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा R&D लगती है। वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, दवाई नहीं है वो, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर। दो तरीके के लिए, दो तरीके से हम टैकल करते हैं चीजों को, वन इज प्रिवेंटिव और दूसरी क्या है, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव क्या होता है, बीमारी होगी उसके बाद दवाई खाई। प्रिवेंटिव क्या होता है, हो ही ना, प्रिवेंट कर दिया। वो कैसे प्रिवेंट करोगे, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि नो मैटर जो मर्जी आपको बैक्टीरिया आ रहा है, जो मर्जी वायरस आ रहा है, आपकी बॉडी कैपेबल है, उसको हावी होने नहीं देती आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, थ्रू वैक्सीनेशंस। अब वैक्सीनेशंस क्या करती हैं, इंजेक्शन लगता है ना, वो मेडिसिन नहीं होती, दैट इज वैक्सीनेशन कुछ और तरह से काम करती है। उसमें या तो वो डेड वायरस या डेड बैक्टीरिया डालेंगे, या इनएक्टिवेटेड डालेंगे, या पार्शियली थोड़ा सा पोटेंट रखेंगे उसको। तो इंजेक्शन से एक्चुअली में वो जर्म्स जा रहे हैं आपकी बॉडी में, लेकिन इतने ज्यादा वो डेंजरस नहीं होते कि आपकी बॉडी उनसे हार जाए। तो आपकी बॉडी के लिए तो क्या है, बॉडी आ गई, आई मीन एंटीबॉडी, एंटीजन आ गया, आपकी बॉडी ने लड़ना शुरू कर दिया। अब बॉडी ने तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लेनी है लड़के, उसको सीख लिया लड़ना, उसने सीख लिया लड़ना अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम से जब ओरिजिनली वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो बॉडी के पास तो पहले से ही टूल्स थे, पहले से ही वेपन से, उसको पता था इसको कैसे हराना है मैंने। वैक्सीनेशन इस तरीके से काम करती है, आई बात समझ? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिस विच इज इंद्रधनुष, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो बहुत महंगी महंगी। उसमें से ही मैंने एक वैक्सीनेशन का नाम लिया था आपके साथ, क्या, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ आएंगी, सीखने को मिलेंगी। यहां तक बात क्लियर है? तो मैं आपको रेजिस्टेंस पे बात समझा रहा था ना, कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, आई मीन जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो कैसे रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। ये एक फैक्टर मैंने समझाया। वो क्या फैक्टर है, रैम्पेंट यूज, अनचेक्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। व्हाट हैपेंस इन दैट, कि बिना सोचे समझे हम घर में भी क्या करते हैं, जो लोग थोड़े से आई मीन केमिस्ट के दोस्त होते हैं, या केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेते हैं, वो क्या करेगा, वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, आप क्या करोगे, खा लोगे। क्या करोगे, खा लोगे। एंटीबायोटिक जब आप खा लोगे, उसके बाद क्या होगा, 5 दिन का कोर्स देना। अब भाई वायरल इन्फेक्शन भी 5-6 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अब वो थी वायरल या नहीं था, बैक्टीरिया था या नहीं था, वी डोंट नो, लेकिन हमने दे दी मेडिसिन। सो एंटीबायोटिक्स हमेशा तब दी जाती है जब बंदा श्योर हो जाएगा यस इसको इन्फेक्शन है। अब आप कहोगे सर ये श्योरिटी कैसे आती है, कैसे श्योरिटी आती है? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही है,
तो थोड़ी देर बाद 3-4 दिन बाद क्या होता है, आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद क्या करवाया जाता है, उसका ब्लड कल्चर करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? ब्लड कल्चर। मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। वो ब्लड कल्चर का मतलब क्या होता है? वो ब्लड कल्चर का मतलब होता है कि ब्लड में से फिर चेक करते हैं कि भाई इस ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है। दैट इज टू चेक दैट। और अगर बैक्टीरिया मिल जाता है, उनको डेवलप कर देता है बैक्टीरिया, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो मैंने इसका हिस्सा उठा लिया तो मुझे पता लग जाएगा ना देख के माइक्रोस्कोप में वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे लग गया पता वो ग्रो कर रहा है, तो दैट मीन्स आपको कौन सी इंफेक्शन है? बैक्टीरियल इंफेक्शन है। अगर नहीं ग्रो करा हुआ मिलता तो बंदा कहता है यार वायरल ही होगा, हो जाएगा ठीक। यही दो चीजें, ये ब्रॉड तरीके से ऐसे ही डील किया जाता चीजों के साथ। अब आप कहोगे सर ठीक है, लग गया पता कि कौन सा आई मीन एंटीजन था, कौन सा बैक्टीरिया, हमें लग गया पता। अब उसको मेडिसिन कैसे दी जाएगी? अगर वो रेजिस्टेंस है, मैंने मेडिसिन दी, वो रेजिस्टेंस निकला, तो उस टेस्ट में ना ये भी बताया जाता क्या कि इसको ये ड्रग दिया था, ये ड्रग से वो क्या है, रेजिस्टेंट है। लेकिन इसको ये वाला ड्रग दिया, आई मीन ये मेडिसिन दी, वो सेंसिटिव निकला। सेंसिटिव का मतलब है उसको दो तो वो मर जाता है, रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो वैसे का वैसा ही है। उसको मेडिसिन दी हमने लेकिन वो वैसे का वैसा खड़ा, उसको कुछ नहीं हो रहा। अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि मुझे जसमन स्लैप कर रहा था तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब जतिन ने आके स्लैप की तो मैं मर गया। व्हाट डज दैट मीन? कि ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो मेरे पे असर कर रहा है। सो आई एम सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जिसका नाम है जतन। आई बात समझ? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऐसे ये मैकेनिज्म है जो काम करता है। इसलिए कल्चर में ना आजकल क्या हो रहा है, जब कल्चर जाता है ना, ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो उसमें 10 मेडिसिन लिखी होती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो 8 मेडिसिन में जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। आप सोच के देखो कि 10 मेडिसिन का नाम है, 10 के 10 आगे क्या लिखा हुआ है? आर 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 आर, कि सारी मेडिसिन में क्या हो गया? रेजिस्टेंट। अब बंदे को बचाना कैसे है भाई? बचाना कैसे है ना प्रॉब्लमेटिक बात। अभी आपको नहीं लग रही होगी, जब खुद पे आती है ना तब पता लगता है। यूजुअली लड़कियों में प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्या? यूरिन इन्फेक्शन की, यूटीआई की। तो उसमें यूरिन कल्चर करवाया जाता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट। एक आधा एंटीबायोटिक आपको मिल जाता है जो आपको नजर आता है क्या कि यार इससे ये सेंसिटिव है, तो वो फिर दवाई दी जाती है, फिर बंदा ठीक होता है। अब हो क्या रहा है कि जितनी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, लार्जली जो बैक्टीरिया था वो क्या हुई जा रहे हैं? रेजिस्टेंट हुई जा रहे हैं। सो इट इज अ चैलेंज। अब जब कोई ऐसा बैक्टीरिया जो, आवाज कहां से आ रही है? ऐसा कोई बैक्टीरिया अगर कोई रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सुपर बग। क्या बोलते हैं? सुपर बग। आई बात समझ? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर यू। जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, सारी में से कुछ ना कुछ आपने जरूर लिखा होगा या नोट किया होगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ग्रेट। हाँ जी, ऑनलाइन। एनी डाउट्स? एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? ओके गुड, ठीक है, फाइन। तो ये आप समझ समझ लगी आपको? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सुपर बग क्या होता है, कैसे रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो कैसे पैदा होती है, हमने सिर्फ एक एंगल एक्सप्लोर किया, एंड वो एंगल क्या है हमारा कि जो यूजेज है एंटीबायोटिक्स की वो अनचेक्ड है, इम्प्रॉपर। तो एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, अगर आप आगे लाइफ में जाके फेस, जो आप आगे जाके फेस करोगे। उसी में से एक ऐसा डिजीज जिसका मैं नाम लेने वाला हूं आपके साथ, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और उस डिजीज का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी बोलते हैं हम जिसको। तो कौन सा बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस से आपको इन्फेक्शन करता है, आई मीन ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है? हम्म, नहीं पता? हाँ जी, ऑनलाइन बताओ, लिखे लिखे, शाबाश। माइकोबैक्टीरियम सुना है आपने? तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, बहुत बड़ा, आई मीन बहुत बड़ी इंफेक्शन है, प्रॉब्लमेटिक चीज है।
और इसकी मेडिसिन रूटीन में खानी पड़ती है। लेकिन क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंट हो जाता है कई बार। तो कितने ज्यादा उसको ड्रग्स दो, मेडिसिन दो, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, तो उसको दो तो उसको असर ही नहीं होता, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टीबी की टाइप एमडीआर। क्या बोलते हैं, एमडीआर, विच मींस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के मल्टीपल ड्रग से ये रेजिस्टेंस पैदा कर चुका है। अब ऐसे पेशेंट का बचना होता है मुश्किल, जिसको कौन सी टीबी हो जाती है, एमडीआर, दैट इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। अब इससे भी आगे एक स्टेप और है, एक्सडीआर, विच इज एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, जिसका तो बचना एक तरह से क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। Yes. अब जो वायरल इंफेक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। बैक्टीरियल इंफेक्शंस भी हो जाती हैं छोटी छोटी, लेकिन हमें क्या एडमिनिस्टर करना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक हम बिना सोचे समझे दे जाएंगे तो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो गलत तरीके से अगर हम देंगे, ये रीजन आपको लिखने चाहिए, एक तो अगर हम गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे तो बैक्टीरिया क्या पैदा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। उसके अलावा उनमें जेनेटिक म्यूटेशन भी होती है, जो मैंने बोला ना आपको, नेचुरल रेजिस्टेंस पैदा होती है उनमें, नेचुरल रेजिस्टेंस जो होनी ही है। देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि नहीं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसका था ये, सोच लो एक बार, यू नीड टू रीथिंक ओवर दिस, किसका था ये। हाँ जी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द आई मीन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बताइए, है जी, बता दो, स्पेंसर का था कि चार्ल्स डार्विन का था। तो दिस इज फॉर यू टू रिसर्च ओवर दिस। जो भी मुझे जवाब दे रहे हो ना आंसर्स में, दिस इज फॉर यू के घर से दोबारा इसको देख के आना कि एक्चुअली में किसका था। सो मैं क्या बता रहा था, तो एनीवे आपको स्ट्रगल करनी है और सर्वाइव करना ही करना है, किसी भी तरीके से सर्वाइव करना। तो बैक्टीरिया भी ऐसे ही करते हैं। सो एक तो नेचुरल मैकेनिज्म है उनका कि उन्होंने एंटीबायोटिक से बचना है। वो एंटीबायोटिक से उन्होंने कैसे बचना है, इसी तरीकों से बचना है, इन्हीं तरीकों से उन्होंने अपना बचाव करना है। तो मैंने क्या बताया पहले आपको, जेनेटिक म्यूटेशन एंड नेचुरल रेजिस्टेंस। सो फिर मैंने आपको बताया रैम्पेंट एंटीबायोटिक यूज बाय ह्यूमंस इन वायरल इंफेक्शन। वायरल इंफेक्शन के केस में एंटीबायोटिक्स ले ही जाना। और इससे इसका भी और एक बड़ा फैक्टर कौन सा है, लाइव स्टॉक के ऊपर एंटीबायोटिक्स का यूज करना। अब जानवरों को अक्सर क्या होती है, इंफेक्शन हो जाती है। अब लेट से हम बफलोस की बात करते हैं या काउस की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनसे दूध लेते हैं, करेक्ट। सो इट इज एक्चुअली कमर्शलाइजेशन, डेयरी फार्मिंग हो रही है। अब उसमें अगर रोज कोई ना कोई कैटल बीमार रहेगी तो व्हाट विल हैपन, बिजनेस को लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, हम उनको एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते जाते हैं बिना सोचे समझे, कि चाहे इन्फेक्शन है चाहे इन्फेक्शन नहीं है। तो अगर होगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी जब इसने दूध देना बंद कर देना तो इसको हमने बेच देना स्लॉटर के लिए, ऐसे ही हो रहा ना, यही सच है। तो व्हाट इज हैपनिंग, उनके उनके ऊपर भी इररिस्पांसिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फिर क्या पैदा करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हुई, आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं किया, लेट्स से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, आपको डॉक्टर ने बोला था 15 दिन दवाई खा लो, आपने क्या किया, हफ्ते बाद यू स्टार्ट टू फील गुड, आपने कहा यार दवाई क्यों खानी है, आपके घर वाले भी कहते ज्यादा दवाई नहीं खाते, आपने छोड़ दिया। तो वो तो इनएक्टिवेट था, आई मीन थोड़ा सा जिंदा था, अभी मरा नहीं था कंप्लीटली, अब वो क्या होगा, जाग जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। फिर आपको तंग करे ना करे, लेकिन वो किसी और को तंग करेगा, ऐसे रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बैक्टीरिया से। तो इसलिए अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन है देन यू शुड कंप्लीट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर आपको नहीं पता लग रहा अभी तक कौन सा इंफेक्शन है, तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। लाइफ स्टॉक्स के ऊपर इररिस्पांसिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, उनको आई मीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और यूज क्यों किया जाता है, ताकि कैटल ठीक ठाक रहे, उसकी सही हेल्थ रहे और हमें दूध मिलता रहे। पोल्ट्री फार्मिंग में भी ऐसा ही होता है।
पोल्ट्री फार्मिंग में भी ऐसा ही होता है, बिकॉज यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कौन से सर्कमस्टांसेस में वो सभी रह रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ओपन फार्मिंग थोड़ी रही आजकल। देखो पहले क्या होता था, इन सारे जानवरों को, कैटल की रेयरिंग होती थी, ओपन फार्मिंग होती थी। जो मुर्गियां भी अंडे देती थी वो ऐसे केज में नहीं देती थी, दे वर वेरी आई मीन ओपन फार्म्स में। तो वहां पर वो क्या खाया जा रहा है, सिर्फ फीड नहीं मिल रही उनको आर्टिफिशियल, वो जर्म्स भी खा रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणु, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वॉर्म्स वगैरह, दे ईटिंग एवरीथिंग। सो कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो अब जो फार्मिंग की जा रही है दैट इज नॉट हेल्दी। और अगर हेल्दी नहीं है तो वहां पर और ज्यादा जर्म्स अटैक करेंगे, और ज्यादा इन्फेक्शन, दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन। सो सिंस दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन, दे आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड व्हाट, एंटीबायोटिक्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस पैदा होगी। अब R&D की जाती है मेडिसिन के ऊपर, बहुत ज्यादा पैसा लगता है कि इसका तोड़ ये निकाला जाए, इसका तोड़ ये निकाला जाए, इसका तोड़ ये निकाला जाए। इसीलिए R&D में इतना पैसा लगने क्यों किया जा रहा है R&D, आपको क्या लग रहा है? कितनी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो क्या चाहती हैं, लोगों का भला चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं, दैट इज देयर बिजनेस, दे वांट मनी। पैसा कैसे मिलेगा? अगर वो कोई सोल्यूशन देंगे, किसका सोल्यूशन देंगे, कोई कैंसर का सोल्यूशन मिल जाए, कोई कैंसर का सोल्यूशन मिल जाए, लेट्स से ड्रग रेजिस्टेंस का कोई सोल्यूशन मिल जाए, तभी डिमांड होगी ना। बीमारियां तो रुकने वाली है नहीं, बीमारियां तो रुकने वाली है नहीं। तो अगर ये सारी चीजें होंगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू गेट मोर मनी, मोर मनी। सो इसीलिए मेडिसिन, जो नई मेडिसिन आती है ना, वो महंगी होती है, वो बहुत महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? बिकॉज एक तो R&D पे बहुत पैसा लगा होता है, दूसरा कंपनी उससे क्या जनरेट करना चाह रही है, प्रॉफिट्स। व्हाई वुड यू वर्क? अगर आपको पता है, लेट्स हम जिया की बात करते हैं, जिया को पता है कि अगर मैं मेहनत करके, मुझे पता है मेरी कैपेसिटी है, जिया इज सेइंग मेरी कैपेसिटी है कि मैं क्या कर सकती हूं, मैं इस पे मेहनत करूंगी तो मैं सोल्यूशन दे दूंगी। बट सोल्यूशन देने के बाद गवर्नमेंट ने क्या करना है, उसको आगे मेरे से ले जाना और गरीबों को फ्री में बांट देना। वो कहेगी मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों R&D करूं, लेट इट बी, लेट इट बी। हाँ, अगर यही जिया को बोला जाए कि तू निकाल, तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, मिलेंगे, शी विल वर्क हार्ड। शायद जो उसे 7 दिन में करना वो 5 दिन में ले आए, 3 दिन में ले आए। वाई? वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट। सो इसीलिए मेडिसिन महंगी होती है। और अब आप कहोगे सर फिर गरीबों का क्या, तो गरीबों को मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए? मिलती है, मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? सो गवर्नमेंट क्या करती है, मेडिसिन एक तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके देगी, दूसरा एक गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो फॉर्मूला होता है ना मेडिसिन का, उसको क्या करती है, जेनरिक फॉर्म में ले आती है। जेनरिक फॉर्म समझते हो? जब आपको बुखार होता है तो आप कौन सी दवाई लेते हो? पैरासीटामोल। आपका क्या नाम है? हाँ, पैरासीटामोल और डोलो में क्या फर्क है, बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासीटामोल एंड डोलो? सॉल्ट में भी चेंज होता है, डोलो तो बढ़िया, ब्रांड का फर्क, सिर्फ ब्रांड लगा हुआ उस पे। पैरासीटामोल ले लेते हैं। देखो, डोलो इज द नेम ऑफ द मेडिसिन, नॉट द नेम ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का नाम क्या है, पैरासीटामोल। समझे बात मेरी? अब क्रोसिन के अंदर भी पैरासीटामोल है, डोलो के अंदर भी पैरासीटामोल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैरासीटामोल नाम की मेडिसिन बाहर दे देती है, निकाल देती है। ऑल्टरनेटिव नहीं है, सेम ही चीज है, इट्स नॉट ऑल्टरनेट, इट्स एन ऑल्टरनेटिव एक्सपेंसिव ड्रग, बट इट इज सेम, बिल्कुल सेम। आपने जन औषधि स्टोर्स का नाम सुना? सुना है ना भाई, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? जन औषधि स्टोर्स हैं जहां पर आपको मेडिसिन मिलती हैं हाईली हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा सब्सिडाइज, बल्कि उनकी शायद कॉस्ट ही इतनी होती है। अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज में द मोस्ट पॉपुलर ड्रग इज मेटमॉर्फिन, ठीक है? तो वहां पर आप जाओगे तो जो बाजार में आपको 50, 60, 100 रुपए का या 150 रुपए का पता मिलेगा, वहां पर आपको वो स्ट्रिप कितने की मिलेगी, 10 रुपए की। इतना गैप है, क्यों? गवर्नमेंट जेब से दे रही है, पार्शली हो भी सकता है, बट उस जो सॉल्ट की मेकिंग उसकी कॉस्ट ही इतनी होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है इनको, ओके 5 साल पैसे कमा लो, मत कर, 3 साल पैसे कमा लो, 5 साल पैसे कमा लो, 3 साल पैसे कमा लो, 5 साल, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपका पेटेंट खत्म कर दूंगी, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, हमें फॉर्मूला देना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको मासेस के लिए बनाएंगे कम रेटों के ऊपर। ऐसे ये चीजें टैकल की जाती है। सो पेटेंट बहुत जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है।
आपको वो जानना समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सो जब भी तैयारी करनी है तब क्या करो, सिलेबस सामने रखो, फिर देखो इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम। बट मैं खुद नहीं ना आ सकता आपके पास, यू हैव टू कम। हाउ डू आई नो कि इसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है? अब डॉक्टर घर घर तो नहीं जाएगा, पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, ओ भाई आओ तो सही, फ्री दवाई दूंगा। अगर घर बैठे ही पता लगवा लूं आपको क्या दिक्कत है, फिर मैं डॉक्टर थोड़ी हुआ, फिर मैं क्या हुआ बाबा, वो मैं हूं नहीं। ठीक है, यहां तक समझ आई बात एवरीवन? ओके ग्रेट। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एंटीबायोटिक्स यूज ऑन लाइफ स्टॉक। देखो अब 2 लाख पीपल, आई मीन 2 लाख लोग हर साल मरते हैं। कभी आंसर लिखते हैं तो कभी कभी अगर फैक्ट याद रह जाए तो इट इज बेटर कि आप फैक्ट भी उसमें डालो। वैसे फैक्ट्स यूजुअली याद नहीं रहते, बट फिर भी अगर याद रह जाए तो इट इज एन एडेड एडवांटेज। सो हर साल तकरीबन 2 लाख लोग क्या करते हैं, मरते हैं। किससे? टीबी से। कौन सी टीबी से? एमडीआर एंड एक्सडीआर टीबी की बात कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? हो क्यों रहा है ऐसा? बिकॉज हमारी ही गलतियों के कारण। एंड दिस रेट इज इंक्रीजिंग। किसका? रेजिस्टेंस का। 5 से 10% रेजिस्टेंस का जो रेट है वो हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इट्स अ चैलेंज। ठीक है जी। एक बार आई मीन मेंस में क्वेश्चन भी आया था, और मेंस में क्वेश्चन जब आया था, इसको क्या बोलते हैं हम? इनविजिबल पैंडेमिक। क्या बोलते हैं? इनविजिबल पैंडेमिक, जो हमें नजर नहीं आ रहा। दैट इज व्हाट इज इनविजिबल पैंडेमिक। क्योंकि हर साल कितने लोगों को ये मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, उनपे कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती। मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया जिसको मारने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी। समझे? क्लियर है? ओके। सो अब देखते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स इसके लिए क्या लिए गए हैं। एनीवे बिफोर दैट, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, मोर देन वेलकम। सो 30 सेकंड्स टू यू। अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, बताइए कुछ भी। बच्चों को भी तो एंटीबायोटिक्स दी ना, क्या उनके लिए? बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्यों दी जाती है बता। शी इज आस्किंग, हर क्वेश्चन इज कि बच्चों को भी तो एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो भाई बच्चों को क्यों दी जा रही है एंटीबायोटिक? अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा भी तो ह्यूमन है, इजंट इट? बच्चा भी तो क्या है, इट्स ह्यूमन बीइंग ही है। अब उसको अगर किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो व्हाट विल हैपन? वो बीमार होगा। बीमार होगा तो उसको मेडिसिन एंटीबायोटिक देंगे तो वो ठीक होगा। मैं आपको अपनी बात करता हूं, अपने घर की बात करता हूं। माय सन हैड टाइफाइड, नवंबर दिसंबर की बात है, तो उसको टाइफाइड हो गया। 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का बच्चा। वैक्सीनेशन लगी हुई थी, वैक्सीनेशन लगी हुई थी, वैक्सीनेशन लगने के बावजूद क्या हो गया? टाइफाइड। दैट टू सीवियर डिग्री का टाइफाइड। दैट मींस वैक्सीनेशन ने असर नहीं किया। चलो एनीवे, हमें नहीं पता था टाइफाइड है, तो फीवर 103 104 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फीवर टैकल ही नहीं हो रहा। सो डॉक्टर कहता कि ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेशन आई विच वॉज वेरी हाई। ठीक है, चलो पता लग गया, डॉक्टर सेड गेट हिम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। लेकिन प्रॉब्लम नहीं पता क्या हुई है, सिर्फ इतना पता बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम चलती है ना, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हीट बहुत ज्यादा एक्सेस में जनरेट हो जाती है। उसका एक टेस्ट होता है जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, जो कोविड में बहुत हुआ था, सीआरपी। तो वो बहुत हाई था, तो व्हाट हैपेंड? बच्चे को एडमिट कर लिया। एडमिशन करने के बाद क्या हुआ? ब्लड लिया गया, कल्चर हुआ। कल्चर की रिपोर्ट आती है लेट, 5-6 दिन बाद। देन दे गॉट टू नो, उनको नाम पता लग गया कौन सा बैक्टीरिया। दैट वाज कौन सा? टाइफाइड। कौन सा बैक्टीरिया करता है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये तो वो क्वेश्चन है जो शायद बैंक पीओ वाले बच्चे भी करके जाते हैं, क्लर्क वाले। अगर आपको नहीं पता तो बैड। कौन सा बैक्टीरिया होता है जी? वेरी गुड संयोगिता, वेरी गुड। नहीं पता? साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है जी, दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। सो पता लग गया, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग देना शुरू कर दिया। सो वी वर फॉर्चुनेट कि डॉक्टर ने पहले ही वो ड्रग देना शुरू कर दिया था, बिकॉज उसको डाउट था कि टाइफाइड ही। समझ रहे हो? सो आपकी बात पे आ रहा हूं कि बच्चों को अगर दी जा रही है एंटीबायोटिक, वो इसलिए दी जा रही है बिकॉज उसको जरूरत है। हाँ, बीट बच्चा बीट बड़ा, अगर बिना रिक्वायरमेंट के एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी ही करेगी। व्हाट इफ
वो जो बैक्टीरिया है उसके कल्चर में ये आ जाता है कि कोई भी एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं कर रहा, सो वी वर हेल्पलेस। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप समझ जरूर रहे हो, लेकिन यू कैन नॉट फील दिस बिकॉज इट हैज नॉट हैपेंड टू यू। इट कैन हैपन टू एनीवन। बैक्टीरिया कोई डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि ये अच्छा है, ये भगवान का बहुत नाम लेता है, ये बुरा, इसको अटैक करो। नो, देखो सारी प्रॉब्लम की जड़ तो इंसान ही है। जानवर के डॉक्टर होते हैं, आई मीन जंगल में इतने ज्यादा जानवर घूम रहे हैं, आपको चींटियां नजर आ रही होंगी, बटरफ्लाइज नजर आती हुई हैं आपको, इजंट इट? हनी बीज है, इनके कौन डॉक्टर हैं? कौन से डॉक्टर है इनका? है कोई डॉक्टर? नहीं है इनका डॉक्टर। जंगल में कौन से डॉक्टर हैं? फिर क्या होता है? रोज जानवर मर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? मर रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ नहीं मर रहे हैं। बट अगर हम लार्जली बात करें तो बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा भगवान ने बनाया है कि अगर कोई चीज इनको अटैक करती है तो बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको टैकल कर लेता है। रही बात डेंजरस डिजीजेस की, अब बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्यों बढ़ती जा रही हैं? 100 साल पहले शुगर थी? होगी, बट इतनी नहीं होगी जितनी आज है। ब्लड प्रेशर इतना होता था? होता होगा, इतना नहीं जितना आज है। व्हाट इज द रीजन? लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रोसेस फूड खाना। नेचर ने जो चीज बनाई है वो लोगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। नेचर ने क्या बनाया? एप्पल। क्या बनाया? मैंगो। ऑलमंड्स, लेट मी कंप्लीट। मिल्क। पोटेटोस। पोटेटो बनाए हुए नेचर ने, चिप्स नहीं बनाए। पानी बनाया नेचर ने, कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाई। गन्ना बनाया, शुगर नहीं बनाई। शुगर केन बनाया, शुगर नहीं बनाई। मैंगो बनाया, स्मूदीज नहीं बनाई नेचर ने। क्रीम बनाई है, क्रीम केक्स नहीं बनाए। समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं? ओके, व्हीट बनाया लेकिन बिस्किट्स नहीं बनाए। सो अगर आप प्रोसेस फूड्स में चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ। जितना आप एज इट इज खाओगे चीजों को उतना ज्यादा बेहतर होगे। एज इट इज का मतलब समझते हो? जैसे मैंने आपको बताया, आई एम नॉट सेइंग रॉ, यू कैन कुक इट, बट इट शुडंट बी प्रोसेस्ड। पैकेट फूड नो, बॉटल्ड बेवरेजेस नो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? सो आपको प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है, आपको इसीलिए प्रॉब्लम्स है। और अगर आपकी बॉडी खराब हो रही है तो बीमारियां भी आ रही है। बीमारी आ रही है उसी पे तो रिसर्च हो रही है। ऐसा तो नहीं होता बीमारी आने से पहले ही रिसर्च कोई चल रही है, होता है ऐसे? ऐसे नहीं होता है। बीमारी आती है, फिर रिसर्च होती है, फिर उसको टैकल करने के लिए चीज आती है। मैं जंगलों की बात कर रहे थे, जंगलों में तो ऐसी चीजें नहीं है ना, इट इज ऑल नेचर। सो ऑलवेज बी क्लोज टू द नेचर, यू विल फील गुड। ओके, समझ आई बात? आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया, ठीक है। ऑनलाइन जी, किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, फील फ्री। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? तो हमने जैसे ये नोटिस कर रहे हैं, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनका एम्फोसिस हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा है, पर साथ ही में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखो, देयर आर टू थिंग्स। हेल्थ सेक्टर इज फॉर वेलफेयर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करने के लिए क्यों जरूरत है? बिकॉज इकोनॉमी को चलते जाना, चलते जाना। तो उनका अल्टीमेट मोटिव हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिजीज फ्री कर देना या कुछ कर देना। हेल्थ सेक्टर अगर वो प्रमोट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं? क्यूरेटिव में या प्रिवेंटिव इन द सेंस इम्यूनाइजेशन में। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सो दोनों अलग कैटेगरीज हैं। एक वेलफेयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वेलफेयर ऑफ द मासेस। सिटीजन नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। और एक तरफ इकोनॉमी को भी चलाना है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना। सो दोनों अलग चीज हैं, इसमें आप कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते हो। इट इज अप टू यू, आपका इंडिविजुअल एफर्ट होना चाहिए। हाँ जी, एनीवन एल्स? एक मिनट, हाँ जी बताइए। मेरी मेडिसिन चली थी 14 डेज, मैंने 10 दिन खाई, फिर मैं ठीक हो गई, फिर मैंने छोड़ दी। मैं बंदा मेरी अभी भी चली जाती, तो फिर वो जो बैक्टीरिया वो मेरे को इफेक्ट करेगा या कहीं और जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज शी सेइंग? शी इज सेइंग के मेरे को भी प्रॉब्लम होगी। उसका कोर्स 15 दिन का चलना था या 4 दिन का चलना था, आई मीन सॉरी 14 दिन का चलना था या 15 दिन का चलना था। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मैंने 10 दिन दवाई खाई,
उसके बाद वो बैक्टीरिया मुझे तंग करेगा या किसी को भी करेगा, किसी को भी कर सकता है, या आपको भी कर सकता है, किसी और को भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ही करेगा। वो रेजिस्टेंट हो गया। किसी और को कैसे? अगर वो ट्रेवल करता है, और वो ट्रेवल कैसे करेगा? हाँ, बॉडी फ्लूइड से ट्रेवल कर सकता है या एक्सक्रीटा से ट्रेवल कर सकता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा से ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वो ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के बाद कहीं ना कहीं पहुंचता जाएगा। लेट अस से ह्यूमन एक्सक्रीटा से उसने ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद कहाँ गया? वो सीवेज में चला गया। सीवेज में क्या मिली? फ्लाइज मिली। फ्लाइज आ गई वहां पर। अब मैं ये सारी आपको प्रोसेस तो जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। फ्लाइज ने क्या किया? वो उड़ती उड़ती आ गई, उड़ती उड़ती क्या किया? आपके फूड में आके बैठ गई, आपने ऐसे उड़ा दिया, सच। उसके बाद क्या हुआ? आपने खा लिया फूड, यू आर कंटामिनेटेड, यू हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड नाउ। सो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस सिर्फ उसी बंदे को तंग नहीं करती बैक्टीरिया की, किसी को भी तंग कर सकती है। बेसिकली कैटेगरी क्या हो गई है? वो रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है जी, इज दैट फाइन ऑनलाइन? किसी और को भी क्वेश्चन? हाँ जी हरमन, ठीक है, बट मैंने क्या कहा? ठीक है, आप हरमन को और हो, फाइन। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? कुछ डाउट किसी का यहां तक? मेडिसिन कोई खाते हैं, मान लीजिए 15 दिन की मेडिसिन थी, हमने खा ली 15 दिन या उसका कोर्स है, पर जितनी देर आपने मेडिसिन खाई आप ठीक हो, उसके बाद विद इन 15 डेज या 10 डेज फिर से आपको वही दिक्कत हो रही है। ये तो एक्चुअली डॉक्टर डॉक्टर को बताने वाली बात है। अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो डॉक्टर को दिखाने वाली बात है। आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट कि वो प्रॉब्लम दोबारा क्यों आ रही है। तो फिर इन्वेस्टिगेट करेगा आपकी आपके, और तो फिर विल गेट टू नो। अच्छा, टीबी की बात कर रहे थे। टीबी भी टाइप्स की होती है। टीबी टीबी कहाँ होती है बंदे को? लंग्स को इन्फेक्ट करता है। नहीं, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी भी बॉडी पार्ट में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ये रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस होती है जो आप लंग्स की बात कर रहे हो। तो एक होती है लेटेंट टीबी। क्या होती है? लेटेंट। उसमें क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है आपकी बॉडी में होता है, डॉर्मेंट स्टेट में होता है, सो रहा होता है। वो कभी भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है, एग्जिबिट कर सकता है, एक्टिव हो सकता है। चाहे वो 5 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 25 साल बाद हो। 25 साल आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया पड़ा रहा, लेकिन उसने आपको कुछ नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट टीबी। लेकिन कभी कभी आपको ट्रबल आती थी, पता नहीं चलता था। बुखार हुआ, ठीक हो गया, हफ्ता महीना ठीक रहे, फिर दोबारा हो गया, पता नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है लेटेंट टीबी के लिए। सो टीबी की भी टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक लेटेंट टीबी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, समझ आई बात? हाँ जी गाइस, क्लियर है जी ऑनलाइन? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग? किसी को कोई सवाल हो? आपने देखा कभी आजकल मेडिसिन की जो स्ट्रिप्स होती है उनके ऊपर रेड कलर की लाइन आती है? वो रेड कलर की लाइन क्या होती है? यस, उसका मतलब यही है, वो दैट इज अ मेजर व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते हैं, अगर आप उनको उनकी जेनरिक फॉर्म में लोगे। सो दे आर वेरी मच, आई मीन, चीप। कुछ होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कौन से? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझते हो कि वो मल्टीपल इंफेक्शंस को डील कर सकते हैं। तो यूजुअली जब आपको इन्फेक्शन होती है और वो हिट एंड ट्रायल बेस पे चल रहा होता है, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अनलेस अनटिल हमें पता लग जाए कि ये बैक्टीरिया के लिए ये वाला एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर उसको दिया जाता है। उससे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर सपोज आपको फर्क पड़ रहा होता है ना, फिर डॉक्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग ही चलता रहता है, क्योंकि चलो फर्क पड़ रहा है, वो आपको सही करता है। अच्छा डॉक्टर कभी भी आपको प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक नहीं करता जब तक नेसेसरी ना हो, कभी भी नहीं करेगा। वो सिर्फ, आपने देखा ना, यूजुअली मोहल्लों में क्लिनिक्स खुले होते हैं, खुले होते हैं ना, तो वहां बाहर क्या लिखा होता है? डॉक्टर XYZ। नीचे क्या लिखा होता? RMP लिखा होता। हाँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। या फिर कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर आप कभी जाओगे ना, देखो माइग्रेंट बहुत हैं लुधियाना में,
एंड जिन जिन एरियाज में वो रहते हैं उन एरियाज में छोटे छोटे क्लिनिक्स भी खुले हुए हैं। और वो क्लिनिक्स पे कौन बैठा होता है? वहां बैठा होता है जो डॉक्टर नहीं होता, जो डॉक्टर नहीं होता। मेरे जैसे किसी ने 4-5 चीजों के बारे में पता कर लिया तो वहां जाके दवाइयां देनी शुरू कर देता। 4-5 उसने अच्छे वर्ड्स बोल देने। अब माइग्रेंट लेबरर्स यहाँ पर आए हैं, किसको कितना पता होता है? आप अपनी बात कर लो, जितनी बातें मैंने आपको बताई आप में से कितनों को कितनी बातें पता थी? पता था कुछ कैसे होता? आपको तो ये पता बीमार हो गए तो कहाँ जाना है? डॉक्टर पास, दैट्स इट। अब जो ऐसा डॉक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं होता या जिसने डिग्री नहीं की होती उसको हम क्या बोलते हैं? क्वैक। सो नंबर 1, नेवर गो टू क्वैक्स। नंबर 2, नेवर गो टू केमिस्ट। Number 3, never take antibiotics on your own. Number 4, even if you're going to doctor, talk to doctor with respect to your concerns. He will investigate, then be cautious while taking any drugs. I'm not saying जो डॉक्टर कह रहा है वो मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं अपने कंसर्न्स डॉक्टर को बताइए, ये आपके हक है। दिस वे आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो? कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि मैं रेजिस्टेंस पैदा करने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स अपने हिस्से की ईमानदारी रखें, आप अपने हिस्से की रखो। अब डेयरी फार्मिंग वालों को तो मैं समझा नहीं सकता, ठीक है, वो अपने पास एंटीबायोटिक्स रखें, यही बोला जा सकता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ? ओके। सो इंटरनेशनल एफर्ट्स लिखते हैं, लिखिए इंटरनेशनल एफर्ट्स। So global action plan on antimicrobial resistance. Global action plan on antimicrobial resistance. अब ये एक्शन प्लान क्या है? टू इंप्रूव अवेयरनेस थ्रू कम्युनिकेशन, इंप्रूव अवेयरनेस थ्रू कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग। To improve awareness through communication, education, training. Then you have Muscat Conference on antimicrobial resistance, AMR भी बोलते हैं उसको, Muscat Conference on antimicrobial resistance. Then you have GLASS, GLASS, which is Global Antimicrobial Resistance, Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, आपने सुना था एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पहले? जो जिनको तैयारी करते हुए थोड़ा समय हो गया उन्होंने तो जरूर सुना होगा। अब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सी, फायदा क्या होता है करंट अफेयर करने का? मैंने आपको ये ब्रीफ किया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये नहीं है कि इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा या आपको समझ नहीं होगी, होगी कईयों को नहीं भी होगी, लेकिन जिनको नहीं होगी उनको अब आगे और समझ आएगी, और जिनको थोड़ी समझ थी वो क्या करेंगे, उनका न्यूज़पेपर की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, वो चीजों को और बेहतर तरीके से फील करेंगे। फील करने का मतलब है आंसर प्रोड्यूस करते टाइम उनके दिमाग में चीजें बैठेंगी। दिस इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। नाउ यू आर सेंसिटिव, नॉट रेजिस्टेंट। पहले आप रेजिस्टेंट थे, अब आप क्या हो गए? सेंसिटिव हो गए टू दिस इंफॉर्मेशन। सो अब व्हाट विल यू डू? अगर आपको कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देखने को मिलती है तो आपको पता मुझे आंसर ड्राफ्ट करना है, ये मेरे लिए क्या होता था? इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए क्या होता था? इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या एफर्ट्स है? इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या लिए जा रहे हैं? ये लिए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई नया ड्रग आया, कोई नई टर्मिनोलॉजी, कोई हाई एंड एंटीबायोटिक आ गया जो सारों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपको पता है कैंसर को टैकल करने के लिए भी क्या आ गया? मेडिसिन आ गई। वो मेडिसिन क्या करती है? पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करती है, पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी, आई मीन मेडिसिन ही है। अभी इसको, हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूं आपके साथ, इस पे रिसर्च तो चलती जा रही है,
बट एनीवे इंडिया में भी ये सून मे बी या आ गई होगी या आनी होगी, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी 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 एक्सपेंसिव। हो गई, क्यों ना हो, जो लेके आया वो क्या करे, वो कहता मैंने काम किया इस पे, बट कैंसर आया कैसे, कैंसर आया कैसे? डू यू नो आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी। क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? लेट्स से यू आर वेरी हंग्री, यू आर वेरी वेरी हंग्री, very 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 hungry, but you're not eating anything. What will happen? What will happen? वीकनेस तो होगी, ठीक है आपकी बात। और वो देखो भाई, बड़ी सिंपल बात है, आपको एक चीज समझाता हूं। आप जब शुगर इनटेक करते हो ना, जब आप शुगर इनटेक करते हो, शुगर इनटेक का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? आपकी रोटियां, आपके कुलचे, आपकी ब्रेड, आपके आई मीन भटूरे, your bakery, your biscuits, your rusk, your cakes, this all is what? This all is carbohydrates, that too refined one। या शुगर की भी बात करें, जब आप इसको खाते हो, what happens next? आपकी बॉडी के अंदर चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। ठीक है जी, यहां तक समझ है। प्रोटीन्स लेते हो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में। फैट्स लेते हो तो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। उनकी बात छोड़ देते हैं क्योंकि ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं शुगर की बात। तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी बॉडी को कितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है? लेट अस से 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। कितने की? 10 ग्राम्स की। तो आपने क्या किया? आपने 50 ग्राम ले ली। व्हाट विल हैपन टू 40 ग्राम्स ऑफ शुगर या ग्लूकोज? आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है कि भाई एक्सेस शुगर मैंने ब्लड में नहीं घूमने देनी। यही होता है ना। देखा आपने कभी शुगर पेशेंट को? वो क्या करता है, यहाँ प्रिक किया जाता है, वो मशीन में और स्ट्रिप में लगाया जाता है, फिर रीडिंग आती है ना। रीडिंग क्या आती है? 200, 250, 500। व्हाट डज दैट मीन कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? शुगर है। व्हाट डज दैट मीन? फिर वो बोलते हैं शुगर आई मीन इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो, बोलते हैं ना। व्हाट इज दैट इंसुलिन? इंसुलिन आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ना। व्हाट हैपेंस? इंसुलिन जब प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन कहता है भाई मैंने तो एक्सेस शुगर ब्लड में नहीं घूमने देनी, मैंने एक्सेस शुगर ब्लड में नहीं घूमने देनी, मैं उसको पकड़ के कहीं ना कहीं रख के आऊंगा, स्टोर करके आऊंगा। ये उसका काम है। तो व्हाट हैपेंस? आपने को 10 ग्राम जरूरत थी, आपने 50 ग्राम खा लिया। अब क्या होगा? एक्सेस कितना हो गया? 40 ग्राम्स। अगर तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो 40 ग्राम्स क्या होगा? आपके ब्लड में घूम ही जाएगा। दैट मीन्स यू आर डायबिटिक, यू आर डायबिटिक। लेकिन अगर आपकी बॉडी काम कर रही है, इंसुलिन काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको 40 ग्राम्स को उठाएगा, उठा के कहां स्टोर करेगा? लिवर में, नंबर 1। दूसरा, बॉडी के सेल्स में स्टोर कर देगा, सो दैट ब्लड में सर्कुलेट शुगर ना करे। अब वो धीरे धीरे, आपने क्या किया? 40 ग्राम एक्सेस ले लिया ना, इंसुलिन ने स्टोर कर दिया। कल आपने फिर 40 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, फिर स्टोर कर दिया। करते करते क्या होता जाएगा? आपकी बॉडी फैट होती जाएगी। आपकी बॉडी में जो मोटापा है, दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। अब आप अगर नहीं खाओगे, ये मैं क्यों बता रहा था आपको, मैं ऑटोफेजी समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब आप ये चीजें नहीं खाओगे तो व्हाट विल हैपन? लेट्स से आप फास्टिंग स्टेट पे, फास्टिंग स्टेट पे हो, तो बॉडी क्या करती है? जो स्टोर्ड फॉर्म में, सबसे पहले स्टोर कहां होता है? लिवर में। लिवर में जो स्टोरेज जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। आपने 10th में पढ़ा होगा, ये 10th की एनसीईआरटी है बेसिकली, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो वो स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जब भर जाएगा पूरा, मतलब I mean, पूरा हो गया, उसके बाद फिर वो आपके यहाँ टमी पे एक्यूमुलेट होगा, आपके आर्म्स में होगा, आपके थाइज में, हिप्स में। सो ऐसे एक्यूमुलेट होती है फैट। जब आप खाना छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन? ये जो स्टोर्ड फैट है, बॉडी क्या करेगी? यूज करना शुरू कर देगी, उसको यूज करना शुरू कर देगी। तो जब मैं ऑटोफेजी क्यों समझा रहा था आपको कि कैंसर क्या होता है बेसिकली? कैंसर होता है कि जब आपकी बॉडी सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। अब मैंने सपोज करो यहाँ मेरे चोट लग जाती है फिंगर पे, व्हाट विल हैपन? बॉडी रिपेयर करेगी ना इसको। रिपेयर कितना करेगी? जितना पहले था उतना ही करेगी ना। अब सपोज करो उसको पता ही नहीं कितना रिपेयर करना है, वो एक्सेस में रिपेयर करती जाए, यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी फिंगर हो जाएगी। वो मतलब सेल्स बनी जा रहे बनी जा रहे। कैंसर भी यही होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स, पता ही नहीं चलता उसको। हम बोलते हैं ना कैंसर इसका लिवर पे था, इसके लंग्स तक चला गया। व्हाट इज दैट? वो मल्टीप्लीकेशन इतनी ज्यादा हो जा रही है, मेटास्टैसिस स्टेट में पहुंच गया, उसको ये बोलते हैं। एनीवे छोड़ो उसको। तो
अगर आप फास्टिंग कर रहे हो ना, लाइक 18 आवर्स 16 आवर्स फास्टिंग, फिर खा रहे हो थोड़ा सा, फिर फास्टिंग स्टेट में हो, तो व्हाट हैपेंस, आपकी बॉडी ऑटोफेजी स्टेट में चली जाती है, जिसमें वो अपने सेल्स को खाना शुरू कर देती है। और सबसे पहले वो कौन से सेल्स को खाती है? जो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। और वीक सेल्स कौन से होते हैं? कैंसर सेल्स होते हैं। सो इसीलिए जो फास्टिंग है दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। जो रोजे करते हैं मुस्लिम लोग, इंपॉर्टेंट। जो व्रत रखे जाते हैं हिंदू धर्म में, दैट इज एक्चुअली टू क्लीन योर बॉडी। ये मैकेनिज्म बने हैं। अब आपको रिलीजन के साथ जोड़ के करते हो तो क्या आ जाता है? डिसिप्लिन आ जाता है। बट अगर किसी को अपनी बॉडी पे आ रही है तो वो ऑलरेडी डिसिप्लिन रहेगा। सो ये मैंने आपको क्या बताया, मैकेनिज्म समझाया। इवन लिवर भी आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को क्या करता है? रिपेयर। द ओनली ऑर्गन जो अपने आप को, रात को आप उसको छोड़ दोगे, सुबह तक क्या आएगा? फिट। दैट इज लिवर। बट हाउ? अगर आपने उसको वर्क पे नहीं लगाया, मतलब आपने कुछ नहीं खाया, फास्टिंग स्टेट। फास्टिंग स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट। सो आयुर्वेदा में क्या होता है, आपकी मॉर्निंग रूटीन कितने बजे शुरू होती है? 6-8 बजे शुरू हो जाती है। लेट्स से 8 बजे शुरू हो जाती है, 8-9 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, और फिर आप सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाते, 5 बजे या 6 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाया, तो नेक्स्ट डे आप खा रहे हो, तो कितने घंटे की फास्टिंग होगी? 15-16 घंटे की फास्टिंग। इसीलिए दैट इज द सीक्रेट टू अ हेल्दी लाइफ। यू विल नॉट गेट ब्लड प्रेशर, यू विल नॉट गेट डायबिटीज, आपको कोई डिजीज नहीं होगी। हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है, ठीक है, और उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ आई बात आपको? हाँ जी, ऑनलाइन। दैट्स राइट संजौली, ओके गुड। सो मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, जिसमें आप लिखिए स्वच्छ भारत प्रोग्राम। स्वच्छ भारत प्रोग्राम। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। सो हेल्थ के रिगार्डिंग ये मैंने आपको ब्रॉडली बताए हैं। इज दैट फाइन? ठीक है गाइस, सो करंट अफेयर के रिगार्डिंग यही था आपका सेशन आज का। आई होप मैंने आपको काफी कुछ समझाया, सिखाया। तो व्हाट एल्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। एनीथिंग एल्स यू वांट गाइस? ऑनलाइन किसी का भी कोई डाउट है तो आई एम हियर टू एड्रेस। थैंक यू योगिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, ठीक है जी। ओके, फिर किसी को कुछ नहीं पूछना और? थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, ऑफलाइन बुला रहा है मुझे? अच्छा, मैं इशारा कर दी कितना थी। 1 मिनट। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।